नमस्कार। आज फिर आप सभी का स्वागत है चैतन्य योग सेवा संस्था द्वारा आयोजित इस अष्टांग योग के 8वें दिन की कार्यशाला में। आज हम लोग का जो सत्र है, हमारा सेशन जो आज चलेगा वो षटकर्म पे चलेगा कि शरीर की शुद्धि कैसे की जाए। शरीर की शुद्धि दो प्रकार से होती है, जल और वायु से। जल से आप भीतरी और बाहरी दोनों शुद्धि कर सकते हैं। आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि जल के द्वारा आप कर सकते हैं। और वायु आपके भीतर की शुद्धि करता है। जल से आप अपने शरीर के भीतरी अंग भी साफ कर सकते हैं, शरीर के बाहरी अंग भी साफ कर सकते हैं। लेकिन मन में जो मैल है वो प्राणायाम से, वायु के माध्यम से साफ होगा। मन के जो नकारात्मक विचार हैं वे ही मन को दूषित करते हैं। और उन क्रियाओं को करके, प्राणायाम को करके आप मन के दूषिता को बाहर कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग अपना सेशन प्रारंभ करेंगे। षटकर्म। षटकर्म क्या है मैं आपको सत्र के प्रारंभ में ही बताऊंगा। कर्म 6 कर्मों को मिलाकर बना है, इसीलिए उसको षटकर्म कहा जाता है। 6 शुद्धि की क्रियाएं, धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। तो धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति, तो ये कैसे करें? आज इसी का प्रशिक्षण आपको इस कार्यशाला में दिया जाएगा। तो धौती जो है उसके 4 रूप हैं, उसको भी आपको बताया जाएगा। लेकिन जो आपके अनुकूल है वही क्रिया आपको हम यहाँ बताएंगे कि आप उसको कर सकते हैं आसानी से। कुछ जटिल क्रियाएं हैं वो आप जब तक सामने नहीं होंगे तब तक आपको सिखाना समझाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि इन क्रियाओं के लिए आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना पड़ेगा। ये क्रियाएं शारीरिक अवश्य हैं, परंतु इनका सीधा संबंध आपके मन से है। आप शरीर से तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थिति अभी आने वाली है कि आप उसको देख के विचलित हो जाएंगे कि अरे ये क्या, कैसे, हमसे नहीं होगा। लेकिन सिर्फ ये मन का वहम है। शरीर आपका हर परिस्थिति को झेल सकता है, हर परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को परिवर्तित कर सकता है। बस आपका मानसिक स्तर उन्नत होना चाहिए। आप हर परिस्थिति से जूझने के लिए तैयार होने चाहिए। कुछ भी असंभव नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह शरीर का कोई वर्णन नहीं है। आपका मन बलवान है तो आप कुछ भी असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग का जो पहला षटकर्म का प्रदर्शन होगा वो होगा जल नेति का। जल नेति कैसे की जाती है, किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, उसका सही तरीका हम आपको कार्यशाला के माध्यम से बताएंगे। तो हम लोग जल नेति का अभ्यास करेंगे। जल नेति हमारी नासिका से जल का प्रवाह दूसरे नासिका में आता है। एक नाक से हम जल का प्रवेश कराएंगे और दूसरे नासिका रंध्र से जल बाहर आएगा। जल नेति जो करेंगे वो दोनों प्रकारांतर, मतलब दाएं नाक से बाएं नाक से जल निकालेंगे और बाएं नाक से जल डालते हुए दाएं नाक से निकालेंगे। ऐसा करने से हमारी कफ दूर होता है, कफ की समस्या दूर होगी। बहुत से लोग कहते हैं हमारी नाक खराटे आते हैं, नाक बंद रहती है, नाक साइनस रहता है, पॉलिप्स बढ़ गए हैं, नाक में हड्डी बढ़ गई है, मांस बढ़ गया है। तो इन रोगों में ये जल नेति बहुत कारगर है।
हमारी मानसिक स्थिति को बहुत मजबूत करती है, हमारे आंखों के लिए बहुत लाभदायक है। तो आइए हम लोग जल नीति का अभ्यास देखते हैं और उसके बाद और इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए जल नीति का अभ्यास देखते हैं और इसके बारे में हम आपको और बातें बताते रहेंगे। जल नीति के अभ्यास के साथ ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, स्वयं करने का, जल्दी में कोई कार्य करने का प्रयास नहीं करेंगे, अभ्यास के माध्यम से। देखिए, जल नीति करने के लिए इस तरह का लोटा चाहिए होता है जिसमें आगे टोटी बनी हो। नासिका में, ये ध्यान से देखिए, नासिका के रंध्र में, नासिका में इस टोटी को लगाना होता है। पानी सबसे पहले आवश्यक है कि पानी कैसा हो, जल। आप जल गुनगुना लेंगे और उसमें नमक डालेंगे। 1 लीटर जल में 1 चम्मच नमक, सेंधा नमक हो तो ज़्यादा उत्तम है, नहीं है तो आप सफ़ेद नमक से घरेलू भोजन में जो डालते हैं उस नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जल नीति के लिए आप जब भी नाक से टोटी को लगाएंगे, नाक से लगाइए और मुंह को खोल लेंगे, मुंह को खोल लेते हैं और उसके बाद जल का प्रवाह आपके नासिका से और फिर दूसरे तरफ से वो जल देखिए गिरने लगेगा। मुंह खुला रहेगा, श्वसन क्रिया मुंह से होगी, सांस मुंह से लेंगे, मुंह से ही छोड़ेंगे। इसमें नाक से सिर्फ जल का प्रवेश होगा, श्वास की क्रिया मुख से चलेगी। ये जल नीति आपको गौरव जी दिखा रहे हैं। नासिका रंध्र बदल दीजिए। तो इन्होंने आपको दाएं नासिका से जल का प्रवेश कराकर बाएं नासिका से दिखाया। अब यही क्रिया बाएं नासिका से होके दाएं नासिका से होगी। ये देखिए, ऐसा करने से हमारी नज़ल क्लीन हो जाती है, कफ रोग दूर होता है। अगर किसी को माइग्रेन हो उसके लिए ये बहुत लाभकारी क्रिया है। तो जल नीति हमारे नज़ल, हमारे नासिका रंध्रों को साफ करती है, कफ को साफ करती है। रिलैक्स, धीरे धीरे समान हो जाइए। चलिए, ये जल नीति का अभ्यास आपने देखा। जल नीति जब आप करते हैं तो सबसे पहला आप ये ध्यान रखेंगे आपको उस समय कोल्ड इन्फेक्शन ना हो, बहुत ज़्यादा सर्दी ना हो। जिस समय आपको सर्दी हो उस समय आप इसका प्रयोग न करें। अस्थमैटिक पेशेंट के लिए बहुत लाभदायक है, जिनको अस्थमा है उनके लिए भी जल नीति बहुत लाभदायक है। ठंडी के समय जल नीति का प्रयोग अभ्यास ना करें। जब बहुत ज़्यादा ठंड हो, जब आपके शरीर में लगे कि ठंड का प्रभाव ज़्यादा है, तब आप जल नीति ना करें। तो जल नीति का अभ्यास आपने देखा। अब हम लोग रबर नीति का अभ्यास करेंगे। रबर नीति करने से हमारे पॉलिप्स जो बड़े होते हैं, नाक में मांस बढ़ जाता है, हड्डी बढ़ जाती है। किसी की नासिका का छिद्र बहुत छोटा होता है, किसी को स्नोरिंग प्रॉब्लम है, खर्राटे बहुत लेते हैं। ऐसे आपको कई लोग आपके परिचित दिखाई देंगे जो नाक से ना सांस लेके मुंह से सांस लेते हैं। उनके लिए रबर नीति बहुत लाभदायक है। आंखों की रोशनी अच्छी हो जाएगी। आपके जो कफ बना हुआ है, मस्तिष्क में जमा हुआ है, आपके जो नज़ल में कफ जम जाता है वो कफ दूर होगा। तो रबर नीति का अभ्यास आप देखें। रबर एक कैथेटर होता है जो आपको सर्जिकल इक्विपमेंट के शॉप पे मिल जाएगा, परंतु किसी के दिशा निर्देश में ही इसका अभ्यास करें। इसका अभ्यास करने के पहले आपको अपने नाक में रोज 2-2 बूंद तेल डालना होगा ताकि आपके नासिका रंध्र में थोड़ा सा लिक्विडिटी आ जाए, रबर का प्रवेश आराम से हो जाए। तो रबर नीति का अभ्यास देखेंगे और बाकी इसके क्रिया करने के तरीके को, लाभ हानि को। आइए, रबर नीति करने से पहले इस चीज समझ ले कि रबर आपकी साफ हो, गर्म पानी से इसको साफ कर ले।
नासिका में 2 बूंद तेल डाल लें और उसके बाद दाएं नासिका से रबर को देखिए कैसे धीरे धीरे प्रवेश कराएंगे। रबर को डाला और धीरे धीरे प्रवेश कराया। जब आपकी रबड़ आपके गले तक आ जाएगी तो 2 उंगलियों का इस तरह से डायरेक्शन करेंगे और धीरे धीरे दोनों उंगलियों के माध्यम से रबर को अपने गर्दन से पकड़ लेंगे। जब आप रबर को पकड़ लेंगे तो देखिए एक रबर का डोरा मुंह से बाहर आएगा और एक रबर का डोरा नाक से रहेगा। तो ये धीरे धीरे इसको चलाना है। रुक जाइए, देखिए एक डोरा मुंह से और एक डोरा नासिका से है। तो ये आप जब इसका अभ्यास करेंगे तो आपको ये रबर नीति का लाभ मिलने लगेगा। रबर नीति बहुत ही, और जब दूसरे नासिका से करना हो तो भी रबर को साफ करेंगे। रबर नीति का अभ्यास आपके नाक को और नासिका से संबंधित कोशिकाओं को दुरुस्त करता है। दूसरे नासिका से बहुत ही आराम से, घबराएंगे नहीं। कुछ दिनों का अभ्यास आप साध लेंगे तो उसके बाद आपके रबर का प्रवेश आराम से होने लगेगा। परंतु किसी योग प्रशिक्षक के दिशा निर्देश में ही इसका अभ्यास आरंभ करें। धीरे धीरे बाहर निकाल लीजिए। चलिए, ये रबर नीति आपने देखा, इन्होंने रबर नीति का अभ्यास किया। रबर नीति बहुत ही लाभदायक है। इसको सूत्र के माध्यम से भी किया जाता है कभी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और सूत्र जो आता है वो हरिद्वार से ही मंगाया जाता है। हरिद्वार में इसको विशेष उपयोग में लाया जाता है। तो इस समय लॉकडाउन के कारण 4 महीने से हम लोग की सारी क्रियाएं बंद चल रही हैं। तो रबर नीति और जल नीति, ये दोनों क्रियाएं आपके मानसिक स्तर को बहुत मजबूत करती हैं। आपके माइग्रेन, सर दर्द, आंखों की रोशनी, कफ से संबंधित रोग सब दूर होते हैं। तो ये आपने देखा। अब हम लोग आगे की क्रिया करेंगे। इसी क्रम में जो धोती होती है उसकी क्रिया हम आपको दिखाएंगे। भारती जी हम लोग को दंड धोती दिखाएंगे। दंड धोती एक कैथेटर होता है रबर का ही। जब हमारे शरीर में पेट में जब हमारे बहुत ज़्यादा गंदगी भर जाती है या गलत आहार के कारण हमारे शरीर में विष बन जाता है, तो डॉक्टर भी हमारे पेट में ये कैथेटर डाल के पेट से सारी गंदगी को बाहर निकालते हैं। ऐसे कई पेशेंट जो लोग डॉक्टर हैं या जिनके फैमिली में डॉक्टर है वो उनसे चर्चा कर सकते हैं। यदि कोई विष पान किया हुआ, जैसे किसी व्यक्ति ने जहर पी लिया और हॉस्पिटल आता है, तो वो डॉक्टर भी उनके पेट में ये कैथेटर डाल के उनके पेट से विष को बाहर निकालते हैं। तो ये हमारा योग का साइंस था, योग विज्ञान था, और आज मेडिकल साइंस भी इसका उपयोग कर रहा है। पहले क्या था कि इसी दंड को हम लोग केले का दंड लेते थे। केले का जो तना होता है उसके बीच में से दंड निकालते थे, वो ऐसा ही निकलता था। परंतु अभी थोड़ा सा समय परिवर्तन के कारण कुछ आधुनिक चीज़ें समाज में उपलब्ध हो गई हैं जिनका उपयोग हम लोग भी कर रहे हैं। तो समय के साथ चलना भी योग सिखाता है। तो आइए हम लोग दंड धोती का अभ्यास देखें। किनको नहीं करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। जिनके पेट में अल्सर हो, किसी प्रकार का घाव हो, जीआरडी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप के शरीर बहुत कमज़ोर हो, आपका शरीर बहुत कमज़ोर हो, तो आप दंड धोती का अभ्यास नहीं करेंगे। दंड धोती के अभ्यास के पहले आपको 1 से 1.5 लीटर जल पीना होता है। नमक मिला हुआ जल पीना होता है।
और उसके बाद मुख से दंड का प्रवेश कराकर पेट तक लेके आएंगे और फिर वापस पेट आपका शरीर से पेट से जल को बाहर फेंकने लगेगा। उससे आपके पेट से जो गंदगी पेट में जमा है वो धीरे धीरे बाहर आ जाएगी। तो हम लोग दंड धोती का अभ्यास देखेंगे। भारती जी हम लोग को दंड धोती दिखाएंगे। भारती जी आइए। देखिए पहले बैठने का तरीका, आप इस तरह से बैठेंगे। आपका जो बायां पैर है वो ऊपर उठा हो ताकि जल आपके नीचे पाचन क्रिया में ना आ जाए। उसको पेट में थोड़ा देर रोकेंगे। नमक मिला हुआ जल भारती जी पी रही हैं। तो देखिए ये नमक मिला हुआ जल इन्होंने पिया और इनके हाथ में जो कैथेटर है, रबर कैथेटर है, उसका प्रवेश ये मुख के माध्यम से कराएंगे। ये देखिए किस प्रकार इन्होंने कैथेटर का प्रवेश मुख में कराया और ये देखिए जल पाइप से कैसे निकल रहा है। जैसा जल इन्होंने पिया वैसा ही दूषित जल इनके मुख से बाहर आ रहा है। तो ये जल आपके पेट की पूरी सफाई करते हुए बाहर आया। तो ये दंड धोती क्रिया आपके पेट से संबंधित रोगों को बहुत लाभ देती है। आपकी आहार नली को साफ करती है। धीरे धीरे बैठ आराम से। जब पूरा जल बाहर आ जाए, जल निकलना बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे कैथेटर को बाहर निकालेंगे। ये षटकर्म का अभ्यास आप देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो तो आपको जल नीति, रबर नीति, दंड धोती आदि क्रियाएं बहुत लाभ देंगी। डिप्रेशन में भी, तनाव में भी रबर और जल नीति करने से आपका तनाव दूर होगा। इसके नियमित अभ्यास से आपको कफ से संबंधित रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। कफ हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यक है, परंतु इसका संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। यदि कफ असंतुलित हो गया तो तरह तरह के रोग उत्पन्न करने लगता है। हमारे शरीर में, आयुर्वेद कहता है, हमारे शरीर में 52 तरह के कफ बनते हैं। तो इन कफ को हम षटकर्म के माध्यम से कैसे संतुलित रख सकते हैं, ये हमें योग सिखाता है। आपको कुछ दिन पहले मैंने त्राटक बताया था कि एक सफ़ेद कागज़ पर ब्लैक डॉट बना लें और उसको किसी दीवार पे लगा लें और ध्यान से उस बिंदु को देखें। जब आप उस बिंदु को ध्यान से देखेंगे तो कुछ समय में ही आपकी आंखों से पानी आने लगेगा, आंखों में जलन होने लगेगी। तो उस क्रिया को रोके और आंख के पानी, जिस समय आप त्राटक कर रहे हो, अगर उस समय आंख से पानी आ रहा है तो उसको पोंछे ना, उसको आने दें। अपने ध्यान को एकाग्र रखें। धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी। माइग्रेन, सर दर्द, पुराना सर दर्द भी ठीक होगा। आपका चंचल मन शांत होगा, एकाग्र हो जाएंगे आप। तो ये षटकर्म की कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनको करने से आप बहुत से रोग, जैसे कोविड-19 इस समय वायरस चल रहा है, अगर आप जल नीति, रबर नीति का अभ्यास करेंगे तो कोविड-19 से आपके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि आप शारीरिक शुद्धि कर रहे हैं, दंड धोती कर रहे हैं, आपके लंग्स क्लीन होंगे, कपालभाति कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जल नीति, रबर नीति, दंड धोती का अभ्यास देखा। देखिए आप कपालभाति करते हैं, सभी कपालभाति करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुना होगा कि कपालभाति 3 प्रकार से है। 3 प्रकार से कपालभाति की जाती है। एक शीतक्रम कपालभाति, शीतक्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति, और एक कपालभाति हम लोग जैसे करते हैं साधारण। तो शीतक्रम कपालभाति का अभ्यास आपको दीपक जी दिखाएंगे। शीतक्रम कपालभाति
कैसे की जाती है, किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सर्दी हो तब शीतकम कपालभाति का अभ्यास नहीं करिए। शीतकम कपालभाति की विधि, आपको मुख से पानी पीना होता है, जल पीना होता है और नासिका से जल को बाहर निकालना होता है। मुंह से पानी पी के नाक से पानी को बाहर निकालेंगे। ये भी नमक मिला हुआ पानी हो। जब भी षटकर्म करेंगे तो नमक जरूर मिलाएंगे, जल में नमक मिला होना चाहिए। उसका कारण है क्योंकि नमक मिला हुआ जल कफ को भी दूर करता है। यदि पेट में गया तो जैसे दंड धोती इन्होंने किया तो नमक मिला हुआ जल पिया तो वो पाचन क्रिया में नहीं आएगा, पचने में वो जल्दी नहीं पचेगा और पाचन क्रिया थोड़ी देर के लिए रुकेगी और आप जल लेती या जो दंड धोती आपने किया वो क्रिया आप आराम से कर लेंगे। यदि सादा जल पिएंगे तो पच जाएगा। जितना देर में आप दंड का प्रवेश कराएंगे और दंड की क्रिया करेंगे तब तक आधा जल पच चुका होगा, तो आपकी पेट की पूरी सफाई नहीं होगी और नमक मिला हुआ जल आपके पेट की गंदगी को भी साफ करते हुए बाहर ले आता है। तो जितने भी षटकर्म करें उसमें नमक मिलाएं। और भी बहुत से षटकर्म हैं, आपको विस्तार से जब इसका षटकर्म पर एक वर्कशॉप करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें और अच्छे से बताएंगे। तो शीतकर्म कपालभाति में मुख से पानी पीते हैं और नासिका मार्ग से बाहर निकालते हैं। ऐसा करने से हमारे शरीर में जो कफ से संबंधित रोग हैं वो तो दूर होंगे ही, हमारे चेहरे पे चमक आएगी, शरीर स्वच्छंद हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, मानसिक रोग दूर हो जाएंगे, तनाव दूर होगा। मन में बहुत सारे विचार आते हैं, मन बहुत तेज चलता है, तो भी शीतकर्म का कपालभाति का अभ्यास करने से आपका मन शांत होगा। तो आइए शीतकर्म कपालभाति का अभ्यास देखते हैं। दीपक जी हम लोग को शीतकर्म कपालभाति का अभ्यास दिखाएंगे। देखिए, मुख से जल को पीना है, नमक मिला हुआ जल मुंह से पिएंगे। देखिए, ये जो शीतकर्म कपालभाति का अभ्यास दिखा रहे हैं, पहले एक नासिका से जल को बाहर निकाल के दिखा रहे हैं। किस प्रकार एक नाक से जल निकाला, अब उसी प्रकार पी के दूसरे नाक से जल निकाल रहे हैं। देखिए, पानी मुंह से पिया, निकाला नासिका मार्ग से। तो ये जब शीतकर्म कपालभाति का अभ्यास आप करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका शरीर का तापमान सम हो, बुखार ना हो, आप घबराए हुए ना हो। आराम से जब आपका अभ्यास हो तभी शीतकर्म कपालभाति का अभ्यास करें। और जब आप रबर नीति का अभ्यास करेंगे तो शीतकर्म कपालभाति करने का अभ्यास स्वतः होने लगेगा। तो देखिए, अब दोनों नासिका से ये जल को बाहर निकालेंगे, जल पी रहे हैं। देखिए, दोनों नासिका से जल को बाहर निकाल दिया। तो जब शीतकर्म कपालभाति का अभ्यास करें तो आपका मन संतुलित हो, स्थिर हो, बहुत ज़्यादा घबराहट ना हो। ये शीतकर्म कपालभाति का अभ्यास। तो चैतन्य योग सेवा संस्था आपको योग के सभी आयाम, सभी अंगों का अभ्यास कराएगा। आप योग के प्रति कितने निष्ठावान हैं, योग को आप किस रूप में लेते हैं, ये आवश्यक है। बहुत से लोग इसको मनोरंजन का साधन बनाना चाहते हैं, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। योग मनोरंजन का साधन नहीं बन सकता। आप व्यायाम करके ही मनोरंजन कर लें। आप जिम में म्यूजिक पर, संगीत पर व्यायाम करें, परंतु योग में मन जब तक स्थिर नहीं होगा, शांत नहीं होगा, योग की क्रियाएं लाभ नहीं देंगी। क्योंकि योग आंतरिक यात्रा है। योग करने से आपका अंतर्मन शुद्ध होगा, आप अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। आप संसार से और अध्यात्म से, दोनों से जो दोनों का विच्छेद है, दोनों का जो गैप है, उसको आप एक कर सकेंगे। कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं हम गृहस्थ हैं, हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, हम
इस तरह के जो क्रियाएं हैं, ध्यान साधना नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हम साधु बन जाएंगे। तो ये भ्रांति भी दूर कर लीजिए। साधना, ध्यान, योग हमको संतुलित करता है, ना कि विघटित करता है। हम सब आयामों में, अपने जीवन के जो आयाम हैं उनमें संतुलन कर पाएंगे। तो ये हमारे षटकर्म का अभ्यास था। कुछ अब एक नौली क्रिया होती है जो कि बहुत प्रचलित है। आप देखते होंगे टीवी पे बाबा जी रामदेव जी आते हैं और पेट को घुमा घुमा के अपने पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ कर नौली क्रिया करते हैं। तो दीपक जी हमको नौली क्रिया का भी अभ्यास दिखाएंगे। नौली करने के लिए आपको कपालभाति अग्निसार का अभ्यास निरंतर करना पड़ेगा। जब आपका कपालभाति और अग्निसार का अभ्यास शुद्ध सही हो जाएगा तो आपके पेट की जो वसा है वो कम हो जाएगी। पेट के भीतरी अंगों में जो मल जमा है, जैसे बड़ी आंत छोटी आंत में, आपके उदर में जो मल जमा है वो दूर हो जाएगा और आपकी नौली क्रिया होने लगेगी। इसका अभ्यास आप कर सकते हैं, परंतु जिनको हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग हो, वो लोग नौली क्रिया नहीं करेंगे। आइए दीपक जी, तो देखिए नौली क्रिया अपने उदर को, पेट को भीतर खींचना होता है। ये मध्य नौली का अभ्यास आपको दिखा रहे हैं। नौली बनाकर पेट को बीच में, और फिर ये देखिए घूर्णन नौली, ये पूरी नौली पेट की घूम रही है। वाम और दक्षिण, अब दाएं और बाएं दोनों तरफ, एक बार दाएं तरफ रोकिए और फिर उसके बाद बाएं तरफ रोकिए। ये देखिए दाएं हाथ की तरफ और फिर इसी को बाएं हाथ की तरफ करेंगे। वाम नौली और दक्षिण नौली। तो ये नौली की क्रिया हमारे पेट के समस्त रोगों को दूर कर देगी। कितनी भी पुरानी कब्ज हो, गैस हो, पेट से संबंधित कोई भी रोग हो। आजकल एक बहुत रोग प्रचलित हुआ है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आपके पेट से ये रोग नया आपको सभी को देखने को मिलेगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो उस तरह के सिंड्रोम को भी दूर करेगा, आपके पेनक्रियाज ग्लैंड को एक्टिव करेगा, आपके पेट के समस्त अंगों की मसाज करेगा, सबको पुष्ट करेगा। इसके लिए आपको थोड़ी साधना करनी पड़ेगी, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके नौली का अभ्यास सधेगा। तो आज ये षटकर्म की चर्चा आपने सुनी, षटकर्म का अभ्यास देखा।